आज हम ऑटो वॉन बिस्मार्क और उनकी वो जो मशहूर पॉलिसी है रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं जो इस नीति के पीछे की सोच को और जर्मनी पर इसके असर को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो मकसद यही है जानना कि आखिर ये नीति थी क्या और इसने आज के जर्मनी को कैसे बनाया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिस्मार्क का तो मानना था कि सिर्फ बातों से, मतलब बड़ी बड़ी स्पीच दे दी या पार्लियामेंट में बहस कर ली, उससे जर्मनी एक नहीं हो सकता। उन्होंने खुद कहा भी था कि आज के जो बड़े सवाल हैं वो बहुमत के फैसलों से नहीं बल्कि रक्त और लॉ से हल होंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। क्या ये बस एक नारा था या कोई गहरी रणनीति? देखिए, ये सिर्फ नारा तो बिल्कुल नहीं था, ये एक साफ राजनीतिक एजेंडा था। अच्छा। लक्ष्य एकदम सीधा था। प्रशा यानी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के जो बिखरे हुए राज्य थे उन्हें एक करना। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन थी? ऑस्ट्रिया, जिसका जर्मनी राज्यों पर बहुत असर था। हाँ, ऑस्ट्रिया का दबदबा था। जी, तो पहला काम था ऑस्ट्रिया को इस खेल से बाहर करना और प्रशा को सबसे मजबूत जर्मन ताकत बनाना। इसी सोच ने, आप कह सकते हैं, आगे के कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रखी। तो ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। इसे हासिल करने के लिए बिस्मार्क ने शुरुआत कैसे की? क्या कदम उठाए? क्या सब कुछ प्लान्ड था? बिस्मार्क बहुत प्रैक्टिकल थे। प्लान तो बनाते थे, लेकिन हालात के हिसाब से बदलते भी थे। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था प्रशा की मिलिट्री पावर को बढ़ाना, सेना को मजबूत करना। हाँ बिल्कुल। सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, नई टेक्नोलॉजी लाए और उसे यूरोप की सबसे तगड़ी, सबसे डिसिप्लिन सेनाओं में से एक बना दिया। और ये सब दिखावा नहीं था, ये दूसरे जर्मन राज्यों को मैसेज देना था कि देखो, प्रशा ही लीड कर सकता है। अच्छा। फिर आए वो अहम युद्ध 1864 में डेनमार्क के खिलाफ, फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जिसने ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से एक तरह से बाहर ही कर दिया। हाँ, ये बड़ा निर्णायक था। बहुत। और फिर 1870-71 में फ्रांस के खिलाफ। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं थे, ये जर्मन राष्ट्रवाद को जगाने और सारे जर्मन राज्यों को प्रशा के पीछे लाने के लिए सोची समझी चालें थी। अच्छा, तो मतलब फौजी जीते तो थी ही, लेकिन घर में प्रशा के अंदर भी तो कुछ चुनौतियां रही होंगी। मैंने सुना है पार्लियामेंट सेना पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उससे कैसे निपटे बिस्मार्क? प्रशा की जो पार्लियामेंट थी, जिसे लैंड टैग कहते थे, उसने सेना के बढ़े हुए बजट को पास करने से मना कर दिया था। यहाँ बिस्मार्क ने, कह सकते हैं, बड़ी चालाकी दिखाई और थोड़ी तानाशाही भी। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ साफ लिखा नहीं है। अच्छा। हाँ, और राजा के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार चलाने के लिए जो जरूरी है वो कर सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट माने या ना माने। अरे वाह। उन्होंने अपर हाउस यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इस्तेमाल करके बजट पास करवा लिया। इससे सेना तो मजबूत हुई ही, ये भी तय हो गया कि उस वक्त कम से कम प्रशा में राजा और सरकार पार्लियामेंट से ज्यादा ताकतवर थे। पावर सेंट्रलाइज हो गई। और क्या इसी सब को जर्मनी का प्रशाकरण या प्रशिफिकेशन कहते हैं? मतलब पूरे जर्मनी पर प्रशा की छाप? बिल्कुल। प्रशाकरण का मतलब सिर्फ मिलिट्री डोमिनेंस नहीं था। अच्छा। इसका मतलब था प्रशा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था, उनका कानून, उनकी ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी, यहाँ तक कि कल्चर और वैल्यूज भी, वो धीरे धीरे बाकी जर्मन राज्यों में लाना। साथ ही बिस्मार्क ने इंडस्ट्री और ट्रेड को भी बहुत बढ़ावा दिया, रेलवे लाइनें बिछाई, जर्मनी को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनाया। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड जर्मनी बना रहे थे, जिसमें जाहिर है प्रशा का कंट्रोल साफ दिख रहा था। तो इन सब मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चालों का अंत में नतीजा क्या निकला? जर्मनी कैसा बना? नतीजा बहुत बड़ा निकला। 1871 में फ्रांस को हराने के बाद पेरिस के पास वर्साय के मशहूर महल में जर्मन एम्पायर यानी जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। अच्छा, वर्साय में? जी। और प्रशा के राजा विलियम प्रथम, वो संयुक्त जर्मनी के सम्राट यानी काइजर बने। बिस्मार्क की ये रक्त और लॉ नीति, इसने न सिर्फ जर्मनी को पॉलिटिकली एक किया, बल्कि उसे यूरोप का एक नया, बहुत शक्तिशाली इंडस्ट्रियल और मिलिट्री नेशन बना दिया। इसने यूरोप का पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बिस्मार्क की रक्त और लॉ नीति वो असल में रियल पॉलिटिक थी, है ना? मतलब यथार्थवादी राजनीति। बिल्कुल। जहां देश के फायदे के लिए नैतिक बातें पीछे रख दी जाती हैं और प्रैक्टिकल तरीके,
खासकर मिलिट्री ताकत यानी लॉ और जरूरत पड़े तो युद्ध यानी रक्त, इनको प्राथमिकता दी जाती है। जी, शायद इसलिए कि बिस्मार्क को लगता था कि बातचीत, बहस, ये सब तरीके काफी नहीं है। हाँ, उनका यही मानना था। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्या? कि किसी देश को बनाने के लिए या बड़े राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए किस हद तक मिलिट्री ताकत और कठोर एक्शन को डिप्लोमेसी, डायलॉग, आम सहमति, इन पर तरजीह देना ठीक है या जरूरी है। जब आप ताकत के इस्तेमाल को ही कामयाबी का रास्ता बना लेते हैं तो ये भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम करता है? ये एक बड़ा सवाल है।